नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। तो आज हम जानेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए और इसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडिया के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 के बीच में। इस समय जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। और जब लॉर्ड वेलेस्ली ने गवर्नर जनरल का कार्यकाज संभाला, उससे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे जॉन शोर। और जॉन शोर ने मेनली एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को फॉलो किया था। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के तहत क्या होता था कि जो इंडियन राजा वगैरह की आपस में जो लड़ाइयाँ हैं या जो भी उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, उसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट थे। वो चाहते थे कि जितने ज़्यादा इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश शासन के कंट्रोल में लाया जा सके उतना ज़्यादा बेहतर है। तो इन्होंने इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया और इन्होंने काफ़ी सारी इस पॉलिसी को रिवर्स करने के लिए जो तरीका अपनाया वो ये था कि इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ करी और काफ़ी सारे राज्यों के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन किया। तो सब्सिडियरी अलायंस पर अभी हम बाद में आते हैं, उसको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। पहले हम इनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट वॉर्स हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो दो इम्पोर्टेंट पावर्स बची थी वो थी एक मैसूर में टीपू सुल्तान और दूसरे थे मराठास। लेकिन ये दोनों ही पावर्स काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर अपनी आधी टेरिटरीज खो चुका था और मराठास भी आपस के झगड़ों में लड़ने में लगे हुए थे। तो सबसे पहले तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई चौथी एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया और टीपू सुल्तान इस वॉर में मारे गए। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी काफ़ी सारी टेरिटरीज अपने में और उनके जो एलाई थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद उन दोनों के बीच में डिवाइड कर ली। और उसके बाद जो बचा हुआ मैसूर का किंगडम था उस पर वोदेयार डायनेस्टी के एक राजा को बिठा दिया और उससे सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा दिया। तो इस तरीके से मैसूर किंगडम अब पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। और फिर बचा मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर में भी जो पेशवा थे उनकी होलकर्स के साथ लड़ाई चल रही थी और होलकर ने उन्हें हरा दिया। तो बाजीराव टू जो पेशवा थे वो भागकर पहुंचे बसीन में। लॉर्ड वेलेस्ली ने उनके साथ ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर ली जो कि एक तरीके से सब्सिडियरी अलायंस था। उसके बाद इन्होंने बाकी के जो मराठा चीफ्स थे उनको भी हरा के उनके साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करा ली। तो मराठा की पावर भी काफ़ी हद तक लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ख़त्म हो गई और जो बाकी अल्टीमेट फैसला निकलेगा वो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में निकलेगा, वो एक्चुअली बाद में होएगी। पर यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ब्रिटिश जो पावर थी वो साउथ इंडिया में मेनली लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई थी क्योंकि मैसूर अब पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था और मराठा एम्पायर भी इनडायरेक्टली सब्सिडियरी अलायंस की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरह से जो एक इम्पीरियल पावर थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में बनी। तो अब हम देखते हैं सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी को। तो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि ब्रिटिशर्स भारत में रहने वाले राजा के साथ एक एग्रीमेंट करते थे और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग राजा जो है अपनी आर्मी को डिसबैंड कर देगा, यानी अपनी मिलिट्री को वो हटा देगा और उसकी जगह वो ब्रिटिश आर्मी को अपनी टेरिटरी में रख लेगा जो उनकी टेरिटरी को किसी भी फॉरेन इन्वेजन से या फिर इंटरनल कोई भी रिवोल्ट से बचाएंगी। बदले में राजा को ब्रिटिश आर्मी को पैसे की मेंटेनेंस के लिए पैसे देने होते थे, उनके रहने खाने खर्चे वगैरह वो सब के पैसे देने होते थे। तो बेसिकली राजा जो है एक तरीके से ब्रिटिश अंपायर का पपेट बन जाता था सब्सिडियरी अलायंस को साइन करके। और मान लो अगर राजा पेमेंट देने से नहीं दे पाया, जो क्योंकि पेमेंट बहुत ज़्यादा होती थी तो यूजुअली ऐसा होता था कि काफ़ी बार ऐसा हुआ कि रूलर जो है पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो बदले में उन्हें अपनी टेरिटरी का पोर्शन देना पड़ता था।
जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने अपनी काफ़ी सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे दी थी जब वो पेमेंट नहीं कर पाए। और ऐसे ही 1801 में अवध का रूलर जब पेमेंट नहीं कर पाया तो उन्होंने लगभग अवध की आधी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स को दे दी। तो ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही हुआ। तो एक तरीके से जो पावर्स थी इंडियन स्टेट की वो सारी चली गई। कोई भी फॉरेन अटैक हो, इंटरनल रिवोल्ट हो, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा किसी और स्टेट के साथ अलायंस में भी एंटर वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की इजाज़त के साथ ही कर सकता था। मतलब अपने आप वो किसी फॉरेन पावर के साथ अलायंस नहीं बना सकता था। तो अल्टीमेटली वो एक प्रोटेक्टोरेट बन के रह गया राजा। ये सब तो डिस्कस कर लिया। उसके अलावा जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजा के कोर्ट में स्टेशन कर दिया जाता था जो कि उनकी हर गतिविधि पे नज़र रखता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली काफ़ी चालाक आदमी था, उसकी डिप्लोमेसी बहुत ही अच्छी थी। तो उसने देखा कि इंडिया के अंदर ऐसे काफ़ी सारे किंगडम्स हैं जो कि आपस में या तो लड़ते मरते रहते हैं, और उनमें से कुछ किंगडम्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं पर उनके पास जो मिलिट्री है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और बाकी जो किंगडम्स हैं वो बहुत छोटे हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हर तरह के किंगडम के पास लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी लेके पहुंचे और बोला कि हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और काफ़ी सारे रूलर्स ने इनके साथ सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी साइन कर ली। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इस पॉलिसी को साइन करके बेसिकली अपनी आज़ादी को खो रहे हैं। तो इस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली ने काफ़ी चालाकी से लगभग लगभग 100 ऐसी ट्रीटी साइन करा ली जो इंडिया के अंदर नवाब और निज़ाम थे उनके साथ। और जो पहला रूलर बना जिसने ये ट्रीटी वेलेस्ली के साथ साइन की वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ये तो थे जो का मिलिट्रीली या फिर पॉलिटिकली जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। अब हम आते हैं और जो कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किए। तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में ही एक सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया, क्योंकि इस समय इंडिया के अंदर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स आने शुरू हो गए थे और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ें ना छापें। तो इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इसने काफ़ी नियंत्रण में ले आए ये न्यूज़पेपर जो भी चीज़ें छाप रहे हैं उनके बीच में। हालांकि बाद में जाके लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे इनमें थोड़ी सी रियायतें कर दी गई थी। उसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने ही कोशिश की कि इंडिया के अंदर जो सिविल सर्वेंट हैं वो ट्रेन हो सके। पहले क्या होता था कि वो लंदन में कॉलेज में जाके ट्रेनिंग लेते थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक फोर्ट विलियम कॉलेज ओपन किया जिसके अंदर अब से सिविल सर्वेंट्स ट्रेन होने लगे। हालांकि ये कॉलेज 3-4 साल ही चला, उसके बाद 1802 में इसे बंद कर दिया गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली एक काफ़ी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं। इनके टाइम में काफ़ी एक्सपेंशन हुआ और काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। पर ये जो लड़ाइयाँ लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई ये काफ़ी कॉस्टली थी ब्रिटिश एम्पायर के लिए, जिसके चलते लॉर्ड वेलेस्ली को वापस बुला लिया गया। क्योंकि इनकी जो वॉर्स थी, बार बार मैसूर के साथ जो लड़ाई करी, फिर मराठास के साथ एक के बाद एक काफ़ी सारे उनके अलग अलग चीफ्स के साथ लड़ाई करी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी कॉस्टली थी। तो इसके चलते इन्हें 1805 में वापस बुला लिया गया था। तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल और उससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।